हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभीपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और आज की क्लास में रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर की क्लास में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। अगर हम चैप्टर वाइज की बात करें स्टूडेंट, तो हमने सारे जो चैप्टर है उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कर लिए हैं। अब रैंडम क्वेश्चन करेंगे जो कि एक्सपेक्टेड है कि आपके क्वेश्चन सवाल आ सकता है। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दिया है और ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत मोस्ट जो एमसीक्यूज़ आ सकते हैं रैंडम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं कराऊंगी। इससे पहले स्टूडेंट, अगर आप रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर की कंप्लीट कोर्स अगर आप बाय करना चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छे से तैयारी करने के लिए हमारे कोर्सेज़ को आप बाय कर सकते हैं, जहां पर प्रीवियस ईयर को देखते हुए जो चैप्टर डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि बीकॉम में तो बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये स्ट्रैटेजी आपको इस कोर्स में मिलेगा, प्लस वीडियो, एमसीक्यूज़, ऑल एच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगा। इसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा, नंबर है 7837773651। ओके, ये नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए और इस पर आप जो भी आपकी क्वेरी होती है यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, आपको पता ही है हमारी यही स्ट्रैटेजी है कि हम क्वेश्चन तो करते ही करते हैं, उसके पीछे सारे कंसेप्ट को भी पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। विच बजट इज़ नॉन एज द ब्लैक बजट ऑफ इंडिया। आपको बजट के बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो स्टैटिक हो और चाहे वो डायनेमिक हो। डायनेमिक मैंने करवा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा, पीडीएफ भी अपलोड कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, बजट तो आएगा ही आएगा और आपके जो एग्ज़ाम है रेवेन्यू अकाउंटेंट का उसमें तो आएंगे ही आएंगे। ओके, तो देखते हैं विच बजट इज़ नॉन एज द ब्लैक बजट। अब ब्लैक बजट, बच्चे बोलते हैं ब्लैक बजट क्या होता है, हम भी देखेंगे। पहले कौन से ईयर में आया आपको पता होना चाहिए और ब्लैक बजट क्यों बोला जाता है। तो ऑप्शन है हमारे 1973, 74, 50, 51, 48, 49, 91, 92। तो बात करें स्टूडेंट ब्लैक बजट, ओके, कब आया था? 1973-74 में। अब ये क्यों ब्लैक है? एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट, बजट क्या होता है, आप एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड कितना एक्सपेंडिचर करना है और कितना रिसिट्स आना है। ओके, ये होता है। लेकिन जब एक्सपेंडिचर, ओके, जब टोटल बजट एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है बजट रिसिप्ट से मतलब सरकार का खर्चा बहुत ज़्यादा है और पैसे कम आ रहे हैं। इट मीन्स सैलरीज हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, वो कैपिटल इन नेचर भी होता है, रेवेन्यू इन नेचर भी होता है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम रिसिट्स की बात करें, टैक्सेस हो गया, नॉन टैक्सेस हो गया, उससे सरकार के जो पैसा है वो कम है, मीन्स ज़्यादा खर्चा है और पैसा कम है, तो उसको हम डेफिसिट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डेफिसिट बजट। और बहुत प्रकार की ये डेफिसिट होता है, तो आपको पता होना चाहिए, डेफिसिट बजट बोलते हैं। लेकिन बजट कितना होना चाहिए? डेफिसिट। अब इसमें गैप, इस दोनों एक्सपेंडिचर रिसिट्स में गैप को डेफिसिट बोलते हैं। अब यही बहुत ज़्यादा हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम है। तो ये हुआ क्या था स्टूडेंट, 1973-74 में फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत राव चावन, जिनके दौरान, जहाँ उस टाइम वो फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे इंडिया का 550 करोड़ का डेफिसिट हो गया था। फिस्कल होता है टोटल हम देखें तो हमारा क्या हो गया था, डेफिसिट हो गया था। मतलब इन दोनों में जो एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट में बहुत ज़्यादा गैप हो गया था। आप नॉर्मली देखें ना, आपके घर में अगर खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है और वो डेफिसिट को फुलफ़िल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब कि आपकी क्या हो गई, किसी पर आप लोन लोगे तो लाइबिलिटीज़ हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी को आप अपने जो हाउस होल्ड में करते हो वही आप क्या अप्लाई कर सकते हो इंडिया के पर्सपेक्टिव एज अ होल। ओके, वो चीज़ है। अब इतना जो डेफिसिट था, इसी ईयर को डेफिसिट की वजह से हमने ब्लैक बजट बोल दिया। ओके, क्या बोल दिया? ब्लैक बजट।
कौन से ईयर में था और ब्लैक बजट क्या होता है आपको मालूम हो गया। ओके, ये बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये गैप मतलब डेफिसिट हुआ था, जैसे कि ऑयल क्राइसिस हो गया था। ओके, प्राइस स्टिफ राइज हो गया, इन्फ्लेशन हो गया था इन दौरान। ओके, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है कि पैसा कभी बहुत ज़्यादा बहुत कम, मतलब कि स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स। ओके, तो स्टेबिलिटी नहीं थी जिसके वजह से ये सब कॉजेज़ थे, ये कारण थे कि हमें डेफिसिट, हमारे इंडिया में डेफिसिट इस ईयर में देखने को मिला। ओके, तो ये है स्टूडेंट, राइट, ये है। ऐसे ही ड्रीम बजट भी होता है, बहुत सारे टाइप ऑफ बजट होता है, धीरे धीरे हम कर लेंगे। तो आपको ब्लैक बजट और कौन से ईयर में है याद रखिएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट डज क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज। पहले तो आपको क्रेडिट क्रिएशन पता होना चाहिए, कौन ये काम करता है। ओके, कौन ये काम करता है आपको ये मालूम होना चाहिए, क्रेडिट क्रिएशन, और ये कब इंक्रीज होगा, ज़्यादा कब होगा कर लेते हैं, फिर इसको वीडियो को पॉज करना है और आंसर देना, राइट। तो ऑप्शन है हमारे पास, इफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज कैश रिजर्व। ओके, सेकेंड है, इफ आरबीआई इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशो, इफ आरबीआई रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशो, इफ आरबीआई रिड्यूस द कैश रिजर्व। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, फिर यहाँ पर कैश रिजर्व रेशो CRR वर्ड भी है, तो ये भी पता होना चाहिए। ओके, तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग से, क्रेडिट क्रिएशन ये फंक्शन है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का जो फंक्शन अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो क्रेडिट क्रिएशन होता है। अब देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, अगर हम बैंक की बात करें तो हमें पता है बैंक क्या करता है, सेविंग को डिपॉजिट करता है। ओके, सेविंग को क्या करता है, हाउस होल्ड हमेशा क्या करती हैं, सेविंग करती हैं। सेविंग किया, अपने पास रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको बैंक में दे देती है। क्यों देती है, उससे इंटरेस्ट आता है, राइट। तो जितने भी सेविंग्स हुई बैंक में डिपॉजिट हुआ, जब सेविंग हो गया बैंक में तो अब बैंक के पास पैसा आ गया। ओके, ये बात है। अगर बैंक भी उस पैसे को रखेगा तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो बैंक क्या कर देता है, फर्दर लोन दे देता है। ओके, लोन दे देता है, किसको देता है, जो इन्वेस्टर होते हैं, फर्म्स होते हैं, उनको लोन दे देता है। तो ऐसे ही ये काम करता है और इसी प्रोसेस को हम क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। इट मीन्स अगर बैंक के पास 100 रुपया आया तो इसका मल्टीप्लायर प्रोसेस होता है और वो 100 रुपये से 500 रुपये बना देता है। ओके, इसको मल्टीप्लायर प्रोसेस बोलते हैं। किसी दिन मैं आपको मल्टीप्लायर का फॉर्मूला और ये कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर हमें पता चला क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है, बैंक, कमर्शियल बैंक करेगा। अब बोलोगे आरबीआई करेगा, नो, क्रेडिट क्रिएशन कौन करेगा, कमर्शियल बैंक करेंगे सारे। वो पब्लिक भी हो सकते, वो प्राइवेट भी हो सकते, वो फॉरेन बैंक्स भी हो सकते। ओके, कमर्शियल बैंक वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, मतलब हाउस होल्ड से सेविंग लिया, डिपॉजिट हुआ और फिर फर्दर लोन दे दिया इन्वेस्टर को। ओके, ये है। और हमेशा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, लोन लेता है। ओके, ये है। और हाउस होल्ड ऑलवेज डिपॉजिट करते हैं। ओके, अगर हाउस होल्ड लोन लेंगे तो उसको हम फर्म बोलेंगे, हाउस होल्ड नहीं बोलेंगे, ये फंक्शन होता है, राइट। ये चीज़ है स्टूडेंट। तो कैश क्रेडिट क्रिएशन पता चल गया, मीन्स अब यहाँ पर ये समझ आया कि जितना सेविंग आएगा उतना ही वो फर्दर लोन देगा, उतना ही क्रेडिट क्रिएशन होगा। ओके, ये चीज़ है। तो क्या होना चाहिए, बैंक के पास बहुत सारे डिपॉजिट्स आने चाहिए जिससे वो क्रेडिट क्रिएशन करेगा, इससे वो फ़ायदा लेता है। ओके, मिडलमैन की तरह काम करता है सेविंग और लोन के बीच में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट कि बहुत सारे बैंक्स क्या करते हैं, बहुत सारे बैंक्स करते हैं कि जितने भी पैसे आता है वो फर्दर लोन दे देते हैं। ओके, जितने भी पैसा आ गया वो फर्दर लोन दे देते हैं। अब ऐसा ना हो, ओके, ऐसा ना हो, क्योंकि अगर मान लीजिए डिपॉजिटर डिपॉजिट कर रहा है तो वो निकाल भी तो सकता है और वो रैंडम कभी भी निकाल सकता है। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स के पास रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मतलब आरबीआई के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। अगर वो फॉलो नहीं करेगा, ओके, आप बोलोगे मैम फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, अगर बाय चांस वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेगा तो उसकी लाइसेंस रद्द हो जाती है। यस, तो क्या होता है, हर कमर्शियल बैंक को CRR डिपॉजिट करना होता है।
ओके, 1 मिनट रुक जाइएगा। ओके, तो क्या CRR, अब हम मैंने पढ़ना है CR, क्रेडिट क्रिएशन आपको पता चल गया कौन करता है, कमर्शियल बैंक। अब हर एक कमर्शियल बैंक को एक रूल्स रेगुलेशन आरबीआई का फॉलो करना होता है, जिसमें CRR, बहुत सारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं। ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स भी बोला जाता है। मीन्स जितने भी डिपॉजिट आता है कमर्शियल बैंक के पास, वो फर्दर लोन ना दे। ओके, ना दे, क्योंकि अगर वो लोन दे देता है और कमर्शियल बैंक, कोई भी बैंक के पास डिपॉजिट्स पैसे नहीं रहते हैं, डिपॉजिटर विड्रॉल कराएगा और पैसा उसे नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, बैंक रन की सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि वो कहेगा मेरा पैसा ही नहीं बैंक में। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, बैंक करप्ट ना हो, ओके, उसके पास ऑलवेज लिक्विडिटी हो कि जो डिपॉजिटर आए और पैसा विड्रॉल कर ले। तो हर एक कमर्शियल बैंक को रूल्स रेगुलेशंस फॉलो और स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं आरबीआई की। अगर नहीं करेगा तो उसकी लाइसेंस रद्द हो जाएगी। उसमें से एक है, बहुत सारे होते हैं, जिसमें से एक मैं बताऊंगी क्योंकि क्वेश्चन में आया। तो ये है कैश रिजर्व रेशो, जिसको हम शॉर्ट में CRR बोलते हैं। मीन्स समझिए कि कमर्शियल बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं, उसको हम नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज बोलते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड मतलब जितने भी टाइप ऑफ डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, जितने भी डिपॉजिट्स आए, वो क्या है, डिपॉजिट क्या है बैंक के लिए, लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि उसको वापस करना होगा, इसीलिए हम लाइबिलिटीज़ बोल रहे हैं। तो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ मतलब कमर्शियल बैंक के पास जितने भी पैसे डिपॉजिट्स होते हैं, चाहे वो किसी फॉर्म में है, करंट डिपॉजिट है, सेविंग डिपॉजिट है, या टाइम डिपॉजिट किसी फॉर्म में, ओके, उसका कुछ परसेंटेज, ओके, कुछ परसेंटेज जो कि इकोनॉमी में जैसे सिचुएशन होगी वैसे ही वो डिसाइड करेगा। और वो डिसाइड कौन करता है, जो कुछ परसेंटेज मैं आपको बोल रही हूँ, वो आरबीआई डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी में जैसे सिचुएशन होगी, इन्फ्लेशन होगा या डिफ्लेशन होगा, जो कमर्शियल बैंक किसके पास रखेगा, आरबीआई के पास। जितने भी एनडीटीएल होता है उसका कुछ परसेंटेज जब आरबीआई के पास रखना पड़ता है, और इट इज़ मैंडेटरी, हर कमर्शियल बैंक को रखना ही होगा कुछ परसेंटेज, जो कि डिसाइडेड बाय आरबीआई होता है। डिसाइड कौन करता है, आरबीआई करता है। किसके पास रखेगा, सब कुछ याद रखिएगा, आरबीआई के पास रखता है। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, अब आपको कंसेप्ट पता चल गया, क्रेडिट क्रिएशन क्या है, CRR कंसेप्ट हो गया। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, एप्लीकेशन है। ओके, अब पूछ रहे हैं कि क्रेडिट क्रिएशन कब इंक्रीज होगा, जितना वो लोन देगा, कौन, कमर्शियल बैंक जितना लोन देगा इन्वेस्टर को, उतना क्रेडिट क्रिएशन होगा। अब लोन देने के लिए कमर्शियल बैंक के पास क्या होनी चाहिए, ज़्यादा लिक्विडिटी होनी चाहिए। ओके, तो अगर मान लीजिए CRR, ध्यान से समझिएगा, अगर CRR कैश रिजर्व रेशो इंक्रीज कर देते हैं, इट मीन्स कमर्शियल बैंक को, ओके, कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का ज़्यादा परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। ओके, यही समझ है, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। मीन्स मान लीजिए 100 रुपये का अगर बोलता है आरबीआई, 20 रुपीज़ आपको मेरे पास रखना होगा, तो इट मीन्स अब उसके पास 80 रुपीज़ है उसको फर्दर लोन देने के लिए। ओके, ये है, जितना कम वो लोन देगा उतनी कम क्रेडिट क्रिएशन होगी, राइट, ये है। अब इंक्रीज करना है, ओके, इंक्रीज करना है, मान लीजिए CRR को हम कम कर देते हैं, इट मीन्स अभी 100 रुपये का 20 रुपीज़ देना होता था, अब 100 रुपये का 10 रुपीज़। अब क्या हो गया, उसके पास 90 रुपीज़ है फर्दर लोन देने के लिए। ओके, फर्दर लोन देने के लिए कितना है, 90 रुपीज़ है। तो जितना कम CRR होगा उतना ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगी। आ गया
स्टूडेंट। तो पहले आपने समझना है क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है, कमर्शियल बैंक से, ठीक है। CRR क्या होता है, कमर्शियल बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं उसका कुछ परसेंटेज जो कि RBI के द्वारा डिसाइड किया जाता है RBI के पास रखना होता है, ओके, ये चीज़ है। और रिटर्न में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ओके। ये रूल्स है, फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आप एक बैंक हो, ओके। बहुत चलिए, अब हम देख लेते हैं आंसर क्या होगा। RBI रिड्यूस करेगा, मतलब जितना CRR कम करेगा RBI, उतना ही कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा लोन देने के लिए, और जितना ज़्यादा वो लोन देगा उतनी क्रेडिट क्रिएशन होगी, क्योंकि ये मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है, ओके, ये है। अब CRR क्या होता है, इट इज़ अ परसेंटेज, समझ लीजिए, जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है। परसेंटेज बैंक टोटल डिपॉजिट, जितने भी बैंक के जितने भी टोटल डिपॉजिट्स हैं, मस्ट की, बहुत ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा, विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI के पास रखना पड़ता है, डिपॉजिट रखना होता है, ओके। RBI के पास अपने पास नहीं रखेगा, अगर अपने पास रखेगा तो कोई और कंसेप्ट होता है, दैट इज SLR, ओके, ये है। तो पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एट रिजर्व, एज रिजर्व रखना होता है, ओके। और उसके बदले में कमर्शियल बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये भी याद रखिएगा। क्रेडिट क्रिएशन व्हेन यूज देयर रिजर्व, जितने भी उसके पास रिजर्व्स मतलब डिपॉजिट्स आते हैं वो फर्दर लोन देता है। तो आपको समझ आ गया, जितना CRR कम होगा उतना क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगी, ओके। तो CRR रिड्यूस तो क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज होगी। समझ आया स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। कंसेप्ट मैं हमेशा आपको बोलूँगी, पहले कंसेप्ट समझिए, फिर जो भी जैसा भी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल एंड द मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल आपके सिलेबस का मेन, मतलब बोले मेन टॉपिक है, ओके, हाईलाइटेड टॉपिक है। तो इसको अच्छे से हमने करना है, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लाई जिस पर हम फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी पर हम थोड़ा सा देख लेंगे क्या है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस आंसर जो होगा वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिस्कल पॉलिसी इज कंसर्न विथ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, while monetary policy deal with supply of money and interest rate, ओके। तो बोल रहे हैं फिस्कल पॉलिसी क्या काम करते हैं, गवर्नमेंट जो कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर करता है, वही मॉनेटरी पॉलिसी क्या करते हैं, सप्लाई ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट रेट। लग रहा है, फिर भी देखते हैं। फिस्कल पॉलिसी मैनेज बाय द सेंट्रल बैंक while monetary policy determined by the government, ओके, ठीक है। Fiscal policy deal with the regulation of import export while monetary policy focus on internal investment, okay. Fiscal policy and monetary policy are the term used in interchangeable and have a significant difference, okay, एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं। तो पहले हम कंसेप्ट को देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दो प्रकार के इकोनॉमिक पॉलिसी होते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। इकोनॉमी का मेन फोकस, और ये मैक्रो इकोनॉमी की ब्रांच है, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट कौन से ब्रांच, माइक्रो है या मैक्रो है। तो ये क्या है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी आर द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, राइट। तो अब हम डेफिनेशन करते हैं। फिस्कल पॉलिसी से मैक्रो इकोनॉमी पॉलिसी जो मैंने आपको बताया, यूज बाय होम, गवर्नमेंट। तो अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार को हम इकोनॉमी में फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, राइट। फिस्कल पॉलिसी एडजस्ट इट्स स्पेंडिंग लेवल, स्पेंडिंग को एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, टैक्स रेट टू मॉनिटर एंड नेशनल इकोनॉमी, ओके। मीन्स की टैक्स रेट एंड एक्सपेंडिचर का काम करते हैं, सिंपल वर्ड में। फिस्कल पॉलिसी वो होता है जहाँ पर गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर और टैक्स से रिलेटेड वर्क करती हैं, सिंपल हो गया ये वर्ड। वही मॉनेटरी पॉलिसी ये मैक्रो इकोनॉमी पॉलिसी है जो कि सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस करता है मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट। मीन्स यहाँ पर एक्सपेंडिचर है तो टैक्स है, और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट है। समझ आया, तो आपको काम पता चल गया। अब बोलोगे मैम एक दूसरे को हम काम इस इंटरचेंज नहीं कर सकते, नो।
जिसका काम होगा वही काम करेंगे। अगर एक्सपेंडिचर का काम है तो फिजिकल ही करेंगे, मॉनेटरी नहीं करेंगे। मनी सप्लाई को कंट्रोल, पैसे को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाया जाता है। यहाँ सेंट्रल बैंक है बट आप एमपीसी करेंगे। एमपीसी मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, दैट इज 6 मेंबर बॉडी जो कि काम करती हैं मॉनेटरी पॉलिसी पर। आप न्यूज़ में भी बहुत सुनते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल कौन करता है, तो फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक, इसके मेंबर होते हैं, आरबीआई के मेंबर्स होते हैं और इसको हम एमपीसी बोलेंगे, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ओके, ये इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमी कंडीशन को, कैसा कंडीशन है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, ओके, इकोनॉमी ग्रोथ को करना है। ये मनी सप्लाई से रिलेटेड इंटरेस्ट रेट, राइट, इंटरेस्ट रेट को डिसाइड किया जाता है जो कि किस रेट पर देगा, जिसको हम रेपो रेट बोलते हैं। ओके, ये चीज़ है। अब इसके टूल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, याद, फिजिकल पॉलिसी के टूल्स पब्लिक एक्सपेंडिचर है, टैक्सेशन है और पब्लिक बोरोइंग, जिसको हम पब्लिक डेट भी बोल देते हैं अगर सरकार लोन लेती है। ओके, ये चीज़ है। इसके बहुत सारे टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का। एक टूल होता है क्वांटिटेटिव टूल्स, एक होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। ओके, बहुत सारे प्रकार के टूल्स होते हैं, राइट, ये दोनों टूल्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी बनाया जाता है। अब ये जो टूल्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि इकोनॉमी सिचुएशन क्या है। इकोनॉमी सिचुएशन मीन्स इन्फ्लेशन है या डीफ्लेशन है, उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज करते हैं कि जैसे इन्फ्लेशन है तो क्या रेट होना चाहिए। आप लोग सुनते होंगे कि अभी इन्फ्लेशन चल रहा है तो एमपीसी की मीटिंग हुई, ओके, मीटिंग हुई और रेपो रेट अनचेंज हुआ या इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, तो अभी अनचेंज कर रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन स्टेबल हो गई हमारी इकोनॉमी में। ओके, तो अब हम, आपको कंसेप्ट समझ आ गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसका आंसर हम देखते हैं क्या होगा। तो फिजिकल पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट रेवेन्यू है एंड एक्सपेंडिचर है, मीन्स जितना पैसा आया या खर्चा किया, और यहाँ पर टैक्सेस भी हो जाएंगे। रेवेन्यू, देखो टैक्सेस को ही रेवेन्यू बोल दिया। रेवेन्यू कहाँ से आता है, सरकार के पास टैक्सेस से ही आता है, ओके, या नॉन टैक्स से आता है। वाइल मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई, याद रखिएगा, मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। ओके, कीवर्ड्स मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपको, ओके, यहीं पर बताती हूँ, जब भी आपको फिजिकल पॉलिसी आए स्टूडेंट, फिजिकल पॉलिसी तो आपने एक्सपेंडिचर एंड टैक्स याद रखना। टैक्सेस को वो रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। एंड जब मॉनेटरी पॉलिसी आए, ओके, मॉनेटरी पॉलिसी आए तो मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, ये वर्ड याद रखिएगा, कभी भी आपके मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी गलत नहीं होगा, राइट। ये तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट परफेक्ट आंसर है। ओके, आंसर ए हो जाएगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन है, आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इन द कंट्री। सारे फंक्शन मैं आपको इस क्लास में बताऊंगी, सेंट्रल बैंक के फंक्शन। तो सेंट्रल बैंक जो कि बहुत मेन, मतलब अपेक्स बॉडी है, ओके, अपेक्स बॉडी है सारे बैंकों का, बैंक्स है, ओके। तो क्या फंक्शंस हैं, ऑप्शंस है हमारे पास, वीडियो को पॉज करेंगे एंड आंसर देंगे। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ओवर द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेगुलेशन ओवर मनी सप्लाई। अच्छा, ओके, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इश्योरेंस ऑफ नोट, ओके, issuance of note within the country. It act as a banker both the government and other bank in the country all over the ये डी यहीं पर आएगा, ओके, ऑल ऑफ द अबव, ओके, ये डी ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं, पहले हम फंक्शंस देख लेते हैं टू जेड एंड देन हम करेंगे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक एक करके हम सारे फंक्शंस कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जो कि एक्ट आया था 1934, याद रखिएगा एक्ट कौन सा, 1934। कब आया, ये आया 1935। नेशनलाइज कब हो गया, 1949 नेशनलाइज हो गया, ओके, ये चीज़ है।
यहाँ पर बैंकर्स बैंक मतलब हर एक आपकी कंट्री में, हमारी कंट्री में जितने भी बैंक्स हैं उन सभी को देखता है कौन, आरबीआई, इसीलिए बैंकर्स बैंक बोलते हैं। ओके, अपेक्स है, द मेन बॉडी है। ओके, इशूअर ऑफ करेंसी आरबीआई को और बैंकों से डिफरेंस करता है क्योंकि जो इशू मतलब नोट को प्रिंट करना है, कॉइन को मिंट करना है, कॉइन वैसे आरबीआई नहीं करते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती हैं, ये डिफरेंस है। तो वो कौन करते हैं, वो आरबीआई करता है, लेकिन आफ्टर ऑल कॉइन को भी सर्कुलेट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आरबीआई ही करता है। ओके, ये है मॉनेटरी अथॉरिटी है, पैसों का कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना रहना है, ये सब, जिसमें एमपीसी होती है, लेकिन जो 3 मेंबर्स होते हैं वो आरबीआई के ही होते हैं। रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम मीन्स मनी मार्केट, मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट को नहीं करता है। मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, फर्स्ट इज अ फेरा, पहले फेरा आया फिर फेमा आया। ओके, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो वो कौन करता है, फॉरेन एक्सचेंज कितना रहना है या कितना रेट रहना है कि $1 इक्वल टू कितने रुपीज़ होनी है, सब डिसाइड आरबीआई करता है, कितना डिमांड सप्लाई होना चाहिए। ओके, ये सब। डिटेक्शन ऑफ फेक करेंसी, ओके, फेक करेंसी, खराब करेंसी या जो है वियर एंड टीयर करेंसी होते हैं, उन सभी को देखता है आरबीआई। बैंकर्स ऑफ बैंक, बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब बैंकर्स ऑफ बैंक तो है ही, लेकिन सरकार गवर्नमेंट का भी बैंक कौन है, आरबीआई है। कितना पैसा खर्च करना है, लोन लेना है या फिर आप कोई भी बॉन्ड्स देखते हैं तो आरबीआई इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ओके, ये है रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट, किसको लाइसेंस देना है कौन से और किसका लाइसेंस ले लेना, जैसे पेटीएम के साथ हुआ, राइट। फिर डेवलपमेंट फंक्शंस जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ओके, क्वालिटेटिव प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अगर हम नॉर्मली देखें स्टूडेंट, जो बैंक है वो किसको लोन देगा, जो कि ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेगा और जो टाइमली पे कर देगा लोन, उसी को बैंक्स लोन देंगे। बट अगर बैंक की बात करें तो अगर वो रिच लोगों को लोन देंगे तो पुअर लोग जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उनको कौन देगा, एग्रीकल्चर को या फार्मर को या स्मॉल सेक्टर जो इंडस्ट्रीज है उनको कौन ले रहा है। तो आरबीआई यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं कि कमर्शियल बैंक को जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी करनी होगी, ऐसे नहीं कि रिच लोगों को ही लोन दे रहे हो। ये रूल्स रेगुलेशंस आरबीआई बनाता है, मतलब डेवलपमेंट फार्मर हो गए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गए, और इन सभी को कंबाइन वे में हम यूज़ करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ओके, तो ये सब फंक्शन है किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। एंड अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। रिस्पॉन्सिबल ऑफ रेगुलेशन ओवर सप्लाई, यस, मनी सप्लाई कितना रहना है। ओके, कितना रहना है ये आरबीआई करता है। नोट को इशू करता है बहुत, गवर्नमेंट का बैंक है और सारे बैंकों का बैंक है, तो आंसर डी हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। सारे जो फंक्शन है वो कौन है, सेंट्रल बैंक का फंक्शन है। समझ आया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी के साथ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म लीड टू बी द मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऐसा कौन से मार्केट है, चारों मार्केट में कौन सा ऐसा मार्केट है जहां पर ऑप्टिमम, एफिशिएंट मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। ओके, जितनी कैपेसिटी है उतना यूटिलाइजेशन हो रही है, कौन से मार्केट है। तो यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन। इसके डिटेल मैंने पढ़ाया हुआ है स्टूडेंट, तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है उसको फॉलो करें, आपको डिटेल में पता चलेगा। बट हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट इज एफिशिएंट क्या है। एफिशिएंट मतलब जहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज है चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज है। इट मीन्स अगर मैं 6 घंटे काम कर सकती हूँ, मेरी कैपेसिटी है कि 6 घंटे काम कर सकती हूँ, तो मुझे 6 घंटे काम किया जाए तो वो होगा ऑप्टिमम।
अगर 6 घंटे काम नहीं करवाया जा रहा तो अंडर यूटिलाइजेशन, अगर 6 घंटे से ज़्यादा कराया जा रहा है तो क्या ओवर यूटिलाइजेशन। ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। तो कौन सा मार्केट है? अगर मोनोप्लास्टिक देखे स्टूडेंट तो नहीं, यहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होता है। मोनोपोली में भी नहीं होता है, ओलिगोपोली में भी नहीं होता है, और ये तीनों मार्केट में अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। ओनली वन मार्केट जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन होती है वहीं पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। मोनोप्लिस्टिक में आप एक कंसेप्ट पढ़ते हैं एक्सेस कैपेसिटी, ओके। एक रिजर्व कैपेसिटी होता है, एक एक्सेस कैपेसिटी, और दोनों में डिफरेंस होता है। तो आपको मोनोप्लिस्टिक में कंसेप्ट पढ़ते हैं एक्सेस कैपेसिटी देखने को मिलता है। अब बोलोगे मैम यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा? तो जब भी आपने डायग्राम देखा होगा ना स्टूडेंट, तो वो जो है एमसी जो है वो एसी को मिनिमम पॉइंट पर नहीं कट करता। ये तीनों डायग्राम, ओके, तीनों में जो एमसी है वो एसी को मिनिमम पॉइंट्स पे कट नहीं करता है। वही जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें एमसी जो है वो एसी को मिनिमम पॉइंट पर कट करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, अदर मार्केट में अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, क्योंकि वेस्टेज हो रही है, ओके, ये चीज़ होती है। तो समझ आया स्टूडेंट? तो परफेक्ट कंपटीशन में रिसोर्सेज का एलोकेशन मोस्ट एफिशिएंट होता है, क्योंकि ये लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर करते हैं, मिनिमम कॉस्ट पर करते हैं, ओके, ये चीज़ है। प्राइस इज इक्वल टू एमसी, ओके, मतलब कि ए आर इज इक्वल टू एमसी, या फिर एमसी इज इक्वल टू एसी होता है, राइट। ये नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता, ये कंडीशन भी हमने पढ़ा था, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनर का फेवरेट है, वो दे देते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर किसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है और किसमें नहीं होता है। एक परफेक्ट कंपटीशन है उसी में होता है, अदरवाइज कोई मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अमंग द नॉर्मल कॉस्ट कर्व, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट हैव मिनिमम पॉइंट। अगर हम नॉर्मल कॉस्ट कर्व की बात करें, ऐसा कौन सा कर्व है और कौन सा कॉस्ट कर्व है जो जिसमें मिनिमम पॉइंट नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं सारे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि ए बी सी, ओके। अब ए सी का मिनिमम पॉइंट ए बी सी से बाद आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ए सी में ए बी सी प्लस ए एफ सी दोनों होता है, राइट। ये अब इनके दोनों के मिनिमम पॉइंट को कट करेगा एम सी, ठीक है। फिर हम AFC की बात करें, AFC। अब आपको देख के पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी कर्व है जहाँ पर मिनिमम पॉइंट नहीं, ओके। तो आंसर आपको पता चल गया, एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का भी मिनिमम पॉइंट है, ओके। एवरेज मार्जिनल कॉस्ट का भी है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी, ओके, ये है। लेकिन मिनिमम पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए सबसे पहले किसका आ रहा है। तो पहले एमसी का, फिर एवीसी का और एसी का। एसी का क्यों आ रहा है बाद में? क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों है। लेकिन जो एएफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट है, इसकी मिनिमम पॉइंट नहीं होती हैं, ये होता है, ओके, ये चीज़ है। समझ आ गया स्टूडेंट? और यहाँ पर आपने आंसर देना है कमेंट सेक्शन में कि इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट की इलास्टिसिटी क्या होती है। क्वेश्चंस पूछा जाता है तो प्लीज़ इसको नोट करेंगे, राइट। एवरेज फिक्स कॉस्ट हो गया, ये आंसर आपका आंसर समझ आ गया। क्या होगा? इसी के मिनिमम पॉइंट नहीं होते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मोनोपोली, ओके, एमआर, ऐसे लिख लें आप लोग, क्या बोल रहा है एग्जामिनर क्वेश्चन, ठीक है, इज लेस देन, ओके, प्राइस मतलब ए आर ज़्यादा है एम आर से। ये क्यों होता है? वाई? डिमांड कर्व हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप,
डायग्राम बना लीजिए। डिमांड कर्व हैज़ अ नेगेटिव स्लोप, ठीक है। मोनोप्लिस्टिक इनकर लॉसेस, मोनोप्लिस्टिक इज इक्विलिब्रियम। ये क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा था, आपने मेरी लेक्चर्स देखा होगा, वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर हम मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन या मोनोप्ली की बात करें तो दोनों में जो ए आर है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो ए आर इज़ ग्रेटर देन एम आर होता है क्योंकि नेगेटिव स्लोपिंग होती है, ओके। तो मोनोपली की बात करें तो एम आर इज़ लेस देन, ओके, प्राइस होता है क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, नेगेटिव स्लोपिंग होती है, ओके। डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो क्या ऐसे होगा, ये हो गया आपकी क्वांटिटी, ये हो गया रेवेन्यू, ये हो गया हमारा ए आर, ये हो गया, बिल्कुल मिडल से जाता है एम आर, ठीक है, बिल्कुल में डाउनवर्ड स्लोपिंग। वही परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड का क्या होगा, यहीं पर बता देती हूँ। ये वैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा ए आर इज इक्वल टू एम आर। यहीं पर ए आर और एम आर इक्वल होते हैं। लेकिन अगर मोनोप्लिस्टिक या मोनोप्ली कंपटीशन की बात करें स्टूडेंट, तो ए आर और एम आर अलग होते हैं, ओके। क्यों होता है? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। मोनोप्लिस्टिक और मोनोप्ली और मोनोप्लिस्टिक में प्राइस पर कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से, ओके। तो बहुत सारे कंसेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर मॉनेटरी सप्लाई मेजर। M1 आपको पता है मेजरमेंट होते हैं, तो M1 होता है, M2 होता है, M3 होता है, M4 होता है, ओके। तो ये मेजरमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी, 4 मेजरमेंट होते हैं, M1 M2 M3। तो चलिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, पहले हम देख लेते हैं M1 M2 M3 क्या होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो M1 होता है, M1 का डेफिनेशन होता है। जब RBI के वेबसाइट पर आप जाएंगे तो इनका सबका आपको जो फैक्चुअल है, ओके, डाटा भी मिल जाएगा कि M1 क्या है, M2 क्या है। लेकिन M2 में किस चीज़ का कम्बिनेशन, एडिशन क्या किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप वहाँ पर उसको देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं करंट में। तो M1 मतलब होता है C होता है करेंसी विथ पीपल, करेंसी विथ पब्लिक जो होता है उसको सी बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट, ओके, डिमांड डिपॉजिट में सेविंग डिपॉजिट एंड करंट डिपॉजिट होता है जिसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, बट किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास होता है। अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई होता है, जितने भी डिपॉजिट अदर, इसके अलावा जितने भी डिपॉजिट वो आरबीआई के पास होते हैं। M2 का फॉर्मूला है M1, जो हमने M1 करा C प्लस DD प्लस OD, ओके, प्लस सेविंग ऑफ पब्लिक विथ पोस्ट ऑफिस, जितने भी सेविंग्स हैं पोस्ट ऑफिस में वो M2 में ऐड हो जाता है, ओके, ये हो जाता है। M3 की बात करें, ये ब्रॉडर है, सबसे ब्रॉड अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसका है, ओके। नैरो डेफिनेशन देखें, नैरो डेफिनेशन तो M1 है, ओके, ये है, ओके। अगर हम ये M1 M2 M3 जो है वो M1 जो हमने M1 किया, M2 को प्लस नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा। M1 क्या है, फिर से रिपीट करेंगे, C प्लस DD प्लस OD प्लस नेट डिपॉजिट। अगर हम डिमांड डिपॉजिट में देखें तो सेविंग और करंट होता है, लेकिन डिमांड जो टाइम डिपॉजिट है वो M3 में आके कर रहा है, इसीलिए इसको ब्रॉड डेफिनेशन बोलते हैं, ब्रॉड मनी भी बोलते हैं, ओके। अब M4 की बात करेंगे, ओके, M4 की बात करेंगे तो M3 मीन्स इसमें क्या होगा, M1 भी होगा M3 में, यहाँ पर M3 मतलब M1 टाइम डिपॉजिट प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। यहाँ पर सिर्फ सेविंग डिपॉजिट था, यहाँ पर टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट ये आ जाता है। M1 M2 M3 अगर लिक्विडिटी के बेस पर आपसे पूछता है एग्जामिनर, तो M1 क्या होता है, मोस्ट लिक्विड। लिक्विड मतलब क्या होता है, कितनी जल्दी आप पैसे को कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हो, इसको कैश इन हैंड बोलते हैं। तो M1 इज़ द मोस्ट लिक्विड, वही M4 इज़ द लीस्ट लिक्विड। ब्रॉड मनी बोला जाता है M3 को, और नैरो मनी बोला जाता है, और नैरो डेफिनेशन बोला जाता है M1 को। ये सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए।
M3 को हम एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी बोलते हैं, M3 को एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी बोलते हैं। समझ आ रहा है स्टूडेंट? बहुत अच्छा है, अगर आप इसके अच्छे से कंसेप्ट पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है सारे कंसेप्ट। अब M0 भी होता है, उसको हम किसी और क्लास में करेंगे। तो आंसर क्या है यहाँ पर? M1 पूछा है, तो आप इसको मत देखो, आप यहीं पर लिख लो कि M1 क्या होता है। अभी हम पढ़ के आए C, करेंसी विद पीपल, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद RBI, राइट, यही होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, करेंसी विद पीपल, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पॉइंट, क्योंकि मनी सप्लाई है और मनी सप्लाई स्टॉक वेरिएबल होता है, फ्लो वेरिएबल नहीं होता। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी याद रखिएगा, इसको भी एग्जामिनर बहुत पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ओके, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, BOP बात कर रहे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी में, द ट्रांसफर पेमेंट आर इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग? ट्रांसफर पेमेंट, तो BOP एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो प्रकार से दो में डिवाइड किया गया अकाउंट में, वन इज करेंट अकाउंट एंड अदर इज अ कैपिटल अकाउंट, और इसके सब पार्ट्स होते हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र पेमेंट है वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, सर्विस अकाउंट तो ऐसा कुछ नहीं होता, करेंट अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ओके। तो चलिए करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। तो BOP में होता है ऑल ट्रांजेक्शन, जितने भी इकोनॉमी में आपके इकोनॉमी से ट्रांजेक्शन हो रहे, चाहे वो एक्सपोर्ट हो रहा है या इंपोर्ट हो रहा है, वो BOP होता है, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में आते हैं ट्रेड इन गुड्स, जो आप फिजिकली टच करते हो, टेंजिबल होता है, विजिबल होता है, उसको गुड्स बोलते हैं। ट्रेड इन सर्विसेज, जो कि इनविजिबल होता है, इनटेंजिबल होता है। ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब होता है यूनिलेटरल। द वर्ड यूनिलेटरल मतलब होता है वन साइड, जब एक साइड आप पेमेंट कर रहे हो, रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा, उसको ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। तो आपको आंसर तो मिल गया है। अब हम कैपिटल अकाउंट की बात करें। कैपिटल इज अ लॉन्ग टर्म इन नेचर एंड दैट इज अ एसेट इन नेचर। तो इसमें एसेट कुछ होगा तो इन्वेस्टमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट दो प्रकार के होते हैं, या तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो अगर एप्पल की बात करें तो मुंबई और दिल्ली में उन्होंने अपना स्टोर खोला, इन्वेस्टमेंट किया, ओके। तो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जिसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जो शॉर्ट टर्म इन नेचर होता है। जैसे एग्जाम्पल, किसी भी शेयर्स, आपकी कंट्री में कोई भी शेयर्स, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या आप कर रहे हो, इन सभी को देखते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट जो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है। डायरेक्ट FDI होता है, पोर्टफोलियो आपकी जो भी आप शेयर्स वगैरह करते हैं, याद रखिएगा, ओके। फिर बोरोइंग भी लेते हैं, ये भी कैपिटल इन नेचर होगा। एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस जो आपको मिलता है लॉन्ग टर्म के लिए, असिस्टेंट मतलब होता है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में। लोन और असिस्टेंट में डिफरेंस होता है, असिस्टेंट कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको दिया जाता है, तो ये आपके कैपिटल अकाउंट में होगा। अच्छा, करंट अकाउंट में इनकम भी आ जाएगी। इनकम जो रेमिटेंस वगैरह होते हैं वो करंट अकाउंट में आ जाएगा। तो आंसर आपको पता चल गया, आंसर क्या होगा यहाँ पर? करंट अकाउंट, दैट इज C, ठीक है, करंट अकाउंट। तो आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर बहुत पूछता है। तो यहीं पर हमने जो है ईच एंड एवरी हमने कंसेप्ट दिखा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया। होप आप सभी के लिए ये इन्फॉर्मेटिव लेक्चर होगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोर्स बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ जाएंगे। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा स्टूडेंट। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। थैंक यू।